हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 12th फिजिक्स के एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई यानी एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर के ये जो परमाणु चैप्टर है, इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, जिसमें कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणी, परमाणु का बोर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, और इसका प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्याएं, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसका आकलन इसमें हम करेंगे और देखेंगे कैसे निकालते हैं और कितना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है? जब कोई तत्व परमाणु अवस्था में हो तो उस अवस्था में तत्व में उत्सर्जित अथवा अवशोषित विकिरण की तरंग दैर्ध्य के क्रमिक व्यू को परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, तथा स्पेक्ट्रम को जिस युक्ति से प्राप्त करते हैं उसे स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो यहां पर यह कहा गया कि जब कोई तत्व परमाणु अवस्था में हो तो उस अवस्था में तत्व में उत्सर्जित अथवा अवशोषित दोनों घटनाएं हो सकती हैं। उत्सर्जन और अवशोषण दोनों की घटनाएं यहां पर हो सकती है। तो जो विकिरण यानी जो उत्सर्जित और अवशोषित विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य होगी, उसका जो एक आयरे आएगा, जो है क्रमिक व्यू आएगा, उसी को हम कहते हैं परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। और यह जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस युक्ति से हम प्राप्त करते हैं उसे स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है? सभी परमाणु अपनी सामान्य स्थिति में अपनी मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं, अपनी मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं। जब उन्हें बाहर से कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है तो वे उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। मतलब कि जब उनको कुछ ऊर्जा मिली तो वह जिस ऊर्जा स्तर में थे उससे उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो 10⁻⁻8 सेकेंड तक ठहर कर अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट आते हैं। मतलब वहां पर वह बहुत देर तक नहीं रह सकते, वह 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहेंगे और फिर इसके बाद जो है निचली कक्षाओं में वापस आते हैं। तो जब वो निचली कक्षाओं में वापस आते हैं तो दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर को, जब वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो दोनों ऊर्जा स्तरों का जो अंतर होगा, उस अंतर को प्रकाश फोटान के रूप में उत्सर्जित करता है। इसी उत्सर्जित प्रकाश के कारण उत्सर्जित स्पेक्ट्रम मिलता है। तो यहां पर उत्सर्जन के कारण हो रहा है, इसलिए इस से प्राप्त जो स्पेक्ट्रम होगा उस स्पेक्ट्रम को उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे यह है निम्न ऊर्जा स्तर किसी परमाणु के लिए और यह उच्च ऊर्जा स्तर है। तो यह निम्न, ये ग्राउंड स्टेट का हो गया, ये हो गया आपका 1 2 3 इस तरह से। तो इसका जो एनर्जी लेवल है 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर है 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह है 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह है पारे के परमाणु के लिए उत्सर्जन संक्रमण का। अब देखिए, इसमें उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आना है, तो जैसे यहां से ये उच्च ऊर्जा स्तर है, इससे इसमें आया, या फिर इसी तरह से यहां से देख रहे हैं कि यह इस कक्षा में आया, या फिर ये हो सकता है कि यहां से इस कक्षा में आए। तो जब जो है यह ऊर्जा स्तर जो है 6.67 वाला है, अब यहां से ये यहां आ सकता है, यहां से यहां आ गया, और फिर इसी तरह से इससे इसमें आ सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जो 1 2 3 4 5 6 ये जो संक्रमण है, यह क्या है? यह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आने का है। यानी इतने संक्रमण के द्वारा वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएंगे।
तो जब निम्न ऊर्जा स्तर में आएंगे तो दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर के प्रकाश फोटान का उत्सर्जन करेंगे। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है डेल्टा ई बराबर एच न्यू होता है और न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, तो ये एच सी बाई लैम्डा, जहां पे न्यू उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति, सी प्रकाश का वेग तथा लैम्डा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति होती है। उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये आवृत्ति नहीं, ये तरंग दैर्ध्य, उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। अब जो है लैम्डा बराबर एच सी अपान डेल्टा ई होगा। एच प्लैंक कांस्टेंट है, तो प्लैंक कांस्टेंट का मान होता है 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड, और सी प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको जो है जूल में कन्वर्ट करेंगे, 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये जो है ये वैल्यू आ गई 6.6 से 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसके बाद 1.6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 12375 × 10⁻10 अपान डेल्टा ई भी। अब इसको जो है ये 10⁻10 क्या होता है, एक अंगस्ट्राम होता है, तो एक अंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर, तो यह जो है ये मीटर में आया है, तो अब इसे अंगस्ट्राम में कर देंगे, तो 10⁻10 की जगह पर ये अंगस्ट्राम आ गया, यानी लैम्डा की वैल्यू होगी 12375 अपान डेल्टा ई। यहां पर इस बात को ध्यान रखना है कि डेल्टा ई का जो मान है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया, अगर वह जूल में दिया है तो फिर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या तो कन्वर्ट कर लीजिए और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि परमाणु कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य की रेखाओं को ही उत्सर्जित कर सकते हैं, अर्थात तत्वों के जो स्पेक्ट्रम हैं वह रेखीय होते हैं। तो जो स्पेक्ट्रम मिलेंगे कैसे मिलेंगे, रेखीय स्पेक्ट्रम होंगे। तो रेखीय स्पेक्ट्रम से यहां पर तात्पर्य हो गया कि जब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होगा तो उसमें जो भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसका जो नेचर होगा वह रेखीय स्पेक्ट्रम होगा। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखीय स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर, जैसे ये ब्लैक बैकग्राउंड है, इस पर कुछ चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं जिनकी एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है। यह स्पेक्ट्रम जो है धातुओं की वाष्पों तथा गैसों की परमाणुक अवस्था से प्राप्त होता है। तो ये देखिए ये काली पृष्ठभूमि है, इस काली पृष्ठभूमि पर ये देख रहे होंगे कुछ चमकीली रेखाएं दिख रही हैं। यही चमकीली रेखाएं जो है, यही चमकीली रेखाएं रेखीय स्पेक्ट्रम होती हैं। और यह कैसे प्राप्त होता है, यह धातुओं की वाष्पों, मतलब बहुत ही गर्म स्टेट में हुआ ना, कि वह जो है किसी धातु को अगर हम गर्म करते हैं तो अगर वह ठोस है तो पिघलेगा, जब पिघलेगा तो फिर वह गैसियस स्टेट में जाएगा। उस दौरान जो है उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वह स्पेक्ट्रम होगा रेखीय। इसी तरह से गैसों की जो परमाणुक अवस्था होगी उस अवस्था से प्राप्त होगा रेखीय स्पेक्ट्रम। सेकेंड होता है बैंड स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर अनेक रेखाओं का समूह प्राप्त होता है जिन्हें बैंड कहते हैं। इन समूहों में रेखाओं की जो मोटाई है एवं तीक्ष्णता एक दूसरे से माने एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर धीरे धीरे घटती जाती है, और बैंड स्पेक्ट्रम पदार्थ के गैसीय अवस्था में उनकी आणविक अवस्था से प्राप्त होता है। जैसे रेखीय किसमें प्राप्त होता है, वाष्पों की, ये धातुओं की वाष्पों तथा गैसों की परमाणुक अवस्था यानी परमाणु अवस्था में, और जो बैंड स्पेक्ट्रम है यह बैंड स्पेक्ट्रम जो है आणविक अवस्था से प्राप्त होता है। तो ये देखिए ब्लैक बैकग्राउंड है, अब इसमें जो है यह इसकी मोटाई है, फिर इसके बाद दोनों के बीच की दूरी जो है ये देख रहे होंगे ब्लैक वाला ये इतनी दूरी है, यह इसकी मोटाई जो है, जो बैंड ये मिला था इसकी मोटाई जो है कम हो गई, फिर ये दूरी बढ़ेगी और मोटाई धीरे धीरे, मतलब दोनों बैंड के बीच की जो दूरी है यह बढ़ते जाएगी, और ये जो चमकीली रेखाएं मिल रही हैं इन चमकीली रेखाओं की मोटाई जो है
घटती जाएगी। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि ये जो है एक बैंड, मतलब कि एक स्पेक्ट्रम जो प्राप्त हुआ एक बैंड के रूप में हुआ ना, इसीलिए इसको हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। तीसरा जो होता है अविरत या सतत स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में लाल से बैंगनी रंगों तक सभी तरंग दैर्ध्य उपस्थित रहती हैं। इसमें जो है जो विजिबल रेंज का है VIBGYOR, तो इसमें जो है लाल से बैंगनी रंग तक की सभी तरंग दैर्ध्य उपस्थित रहती है, जो इस प्रकार से यानी एक दूसरे के साथ इस प्रकार से विलीन रहती हैं कि उसमें कोई पृथककारी रेखा अलग से दिखाई नहीं देती है। मतलब कि उसमें कोई पृथककारी रेखा नहीं खींच सकते कि जो वायलेट कलर है वह जो है येलो के साथ या फिर किसी भी कलर के साथ जो है वह डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे ये VIBGYOR इस तरह से आर्डर होता है। तो यह आर्डर जो है अब इसमें आप यह जो है डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि V और I के बीच में कोई रेखा है या फिर जो है B और G के बीच में कोई रेखा सेपरेट है। तो इस तरह से इसको कहते हैं अविरत या सतत स्पेक्ट्रम। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम तीन प्रकार का हुआ, रेखीय स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और अविरत या सतत स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन क्या होगा? श्वेत प्रकाश में सभी ऊर्जाओं के फोटॉन पाए जाते हैं। श्वेत प्रकाश में सभी ऊर्जाओं के फोटॉन पाए जाते हैं। तो जब यह प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे पारे के वाष्प, जो एग्जाम्पल लिया गया है वह जो है वह पर आप मरकरी लिया गया है, तो पारे के वाष्प में से गुजारा जाता है। तो उस पदार्थ के परमाणु केवल उन ऊर्जाओं के प्रकाश फोटॉनों को अवशोषित कर लेते हैं जिन्हें वे अवशोषित करके निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा सके। तो होगा क्या, जब जो है उसे वह अवशोषित कर लेंगे तो पदार्थ से पारगमित प्रकाश में अवशोषित किए गए फोटॉनों की तरंग दैर्ध्य अनुपस्थित हो जाती है। अतः उनके स्थान पर काली रेखाएं आती हैं जो पदार्थ का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। यानी यहां पर यह कहा गया है कि श्वेत प्रकाश जब पड़ेगा तो उसमें सभी तरह की जो है फोटॉन पाई जाती हैं, सभी कलर की। तो उसमें से कुछ जो है तरंग दैर्ध्य, कुछ विशेष तरंग दैर्ध्य के प्रकाश जो है वह अवशोषित हो जाते हैं। तो जब वो अवशोषित हो जाते हैं तो उनकी जगह माने उनकी अब्सेंस में ब्लैक रेखाएं मिलती है, काली रेखाएं मिलती हैं। और यह किसके कारण से मिली? अवशोषण होने के कारण मिली, इसलिए इन्हें हम पदार्थ का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे ये निम्न ऊर्जा स्तर है पारे के परमाणु के लिए, अवशोषण और संक्रमण को यहां पे दिखाया गया है, तो यह है निम्न ऊर्जा स्तर। अब इसके बाद ये उच्च ऊर्जा स्तर है, इसमें n बराबर 1 2 3 4 ये। अब होगा क्या कि यह 1 से 2 में गया, फिर ये 1 से 3 में गया, 1 से 4 में गया। तो इस तरह से क्या होगा, निम्न ऊर्जा स्तर में यह अवशोषण करेगा और फिर इसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो यह जो है पारे के परमाणु के लिए अवशोषण संक्रमण दिखाया गया है, जिसमें कि ये इसकी एनर्जी को शो किया गया है कि n बराबर 1, n बराबर 2, 3 और 4 के लिए उस ऊर्जा स्तर में कितनी ऊर्जा होगी। परमाणु का बोर मॉडल, जैसा कि आप पीछे पढ़े कि रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां थीं, तो उस कमी को दूर करने के लिए परमाणु का जो है बोर मॉडल जो कि दिया गया नील्स बोर के द्वारा, तो इस मॉडल में क्या है, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ संशोधन किया तथा निम्नलिखित परिकल्पनाएं दी। पहली परिकल्पना, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षाओं में ही परिक्रमण करते हैं जिन्हें अस्थायी कक्षा कहते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। क्योंकि उनके परमाणु मॉडल में अर्थात रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में यह कहा गया था कि जब वह कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं।
तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षाओं में ही परिक्रमण करते हैं, जिन्हें अस्थायी कक्षा कहते हैं, और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। अर्थात इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं अस्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें या जिनके लिए, जिन कक्षाओं के लिए h/2 पाई का, कक्षाओं नहीं, उन इलेक्ट्रॉनों के लिए h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। यानी जो एंगुलर मोमेंटम है L बराबर mvr बराबर n टाइम्स h/2 पाई, यानी h/2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए, जहां पे n बराबर 1 2 3 4 5, और ये क्या है, यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है। जब परमाणु को बाहर से कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है, तीसरा है, तो वे उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, किंतु वहां वे 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहर कर अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा स्तर वापस में लौट आते हैं। तो इस प्रकार जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर को वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश फोटान के रूप में उत्सर्जित करते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि इसमें दिखाया गया है कि यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है और यह ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब ऊर्जा का अवशोषण करता है तो क्या होता है, यह उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। जब उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया तो अब क्या होता है कि यह उच्च ऊर्जा स्तर में है, अब यह निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। जब निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उस ऊर्जा स्तर, मतलब कि इस लेवल और इस लेवल के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है, उस अंतराल यानी ऊर्जा अंतराल को वह उत्सर्जन के रूप में, यानी उन्हीं प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य को उत्सर्जित करता है। तो इस तरह से उत्सर्जित फोटान की जो आवृत्ति होती है वह न्यू बराबर EI माइनस EF बटा H, यानी EI और EF क्या यहां पर है, EI जो है जैसे ऊपर वाले स्टेट से या नीचे वाले स्टेट में आया तो ये E2 माइनस E1 हुआ, तो E2 माइनस E1 बटा H। यह समीकरण जो है यह बोर का आवृत्ति प्रतिबंध भी कहलाता है। यानी आवृत्ति प्रतिबंध क्यों, आवृत्ति प्रतिबंध का मतलब हो गया कि यह उन्हीं आवृत्ति के प्रकाश को, के फोटान को उत्सर्जित करेगा। हाइड्रोजन का बोर मॉडल, तो ये क्या है, हाइड्रोजन सदिश परमाणु से, मतलब कि हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम से तात्पर्य है कि जिसका परमाणु क्रमांक 1 तथा जिसकी कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हो। बोर मॉडल की परिकल्पनाओं का उपयोग करके हम nवीं अस्थायी कक्षा की त्रिज्या, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल, कोणीय संवेग, आवृत्ति, ऊर्जा आदि के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं पहले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो इसमें आपको पता है कि बोर की परिकल्पना से nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा ln इक्वल्स टू mvnrn, n सफिक्स लगाया गया है, यानी n यह बताता है कि nवीं कक्षा के लिए है। अगर पहली कक्षा है तो n की जगह पे 1, दूसरी कक्षा है तो n की जगह पर 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ln बराबर mvnrn, अर्थात यह h/2 पाई का पूर्ण गुणज यानी nh/2 पाई, समीकरण नंबर 1, जहां पर n बराबर 0 1 2 3 4 है और यह इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रथम कक्षा में n बराबर 1 तो L बराबर h/2 पाई, यानी जो कोणीय संवेग है वह h/2 पाई होगा। इसी तरह से दूसरी कक्षा में n बराबर 2 है तो L बराबर 2 टाइम्स h/2 पाई, यानी h/पाई। तो इस तरह से हम अलग अलग कक्षाओं के लिए निकाल सकते हैं। अब जो है बोर की अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्याएं क्या होंगी, तो अस्थायी कक्षा में वृत्तीय गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युताकर्षण बल से। यानी किससे किससे, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और जो नाभिक है, दोनों के बीच से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है।
अतः nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए ये अभिकेंद्र बल mv_n² यानी mv²r होता है इक्वल्स टू 1/4πε0 e/rn², क्योंकि दोनों पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। तो इस तरह से हो गया mvn² बराबर 1/4πε0 e²/rn। यहां से एक rn जो है इससे एक कट गया, तो इधर mvn² इक्वल्स टू 1/4πε0 e²/rn, समीकरण नंबर 1 मिला। तो बोर की परिकल्पना से nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है यह ln बराबर mvn/rn यानी nh/2π। तो इससे vn की वैल्यू क्या मिलेगी, इससे vn की वैल्यू मिलेगी, ये vn को यहां पर छोड़ दीजिए, तो nh/2π, rn उधर चला जाएगा नीचे, m भी चला जाएगा नीचे, तो vn बराबर nh/2π m इंटू rn, समीकरण नंबर 2 मिला। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यानी vn का मान जो है इसमें समीकरण 1 में रख देते हैं, तो m टाइम्स vn², तो vn की जगह पर रखेंगे nh/2π m इंटू rn, इसका स्क्वायर कर दिया बराबर 1/4πε0 e²/rn। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया m टाइम्स n² h² 4 π² m² rn², और दाहिने तरफ वैल्यू वही रहेगी। अब इसमें से कुछ वैल्यू कटेगी, उसको हम काट देंगे, तो जो जैसे 4π² है तो 4 से 4 कट गया, पाई से π² इधर है और इधर पाई है तो एक पाई कट गया। इसी तरह से यहां पर rn है, rn² है तो एक rn कट गया, तो n² h² π m rn बराबर e²/ε0 ये हुआ। अब इससे आप जो है rn बराबर निकाल लेंगे, तो rn बराबर हो गया ε0 n² h² π m e², या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं rn बराबर ε0 h² π m e² टाइम्स n²। यहां पर आप देख रहे हैं कि ε0 ये प्लैंक कांस्टेंट, पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये सब वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो rn प्रोपोर्शनल n² लिख सकते हैं, rn प्रोपोर्शनल n², अर्थात जितनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अधिक होगी उसकी त्रिज्या, अस्थायी कक्षा की जो त्रिज्या है वह उतनी ही अधिक होगी। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 2 3 4 के संगत कक्षाओं की जो त्रिज्याएं हैं वह स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि 1:4:9:16 के अनुपात में प्राप्त होंगी। अब समीकरण 3 में ε0 h पाई m e का मान अगर रख देते हैं तो rn बराबर ये वैल्यू मिलकर के आती है 0.53 इंटू 10⁻10 n² मीटर, या अगर हम इसको जो है 10⁻10 को अंगस्टाम में कर दें तो 0.53 n² अंगस्टाम हो जाता है। अब हाइड्रोजन की जो पहली कक्षा है n बराबर 1, इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो r1 बराबर यहां पे n के जगह पर 1 हो जाएगा, तो 0.53 अंगस्टाम हो गया। इसी तरह से यह जो है उसकी सबसे छोटी त्रिज्या होगी, तो हाइड्रोजन की सबसे छोटी अथवा पहली कक्षा की त्रिज्या को बोहर त्रिज्या यानी बोर त्रिज्या कहते हैं, बोर रेडियस कहते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं rn बराबर a0 n², a0 मतलब 0.53 अंगस्टाम, ये जो कांस्टेंट इसको मान लिया गया, तो n जो है, n जो स्मॉल n है के दिए गए मान के लिए rn प्रोपोर्शनल 1/z, rn प्रोपोर्शनल 1/z, z क्या है, परमाणु क्रमांक है, तो यहां पर हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए z का मान 1 हो जाता है। nवीं अस्थायी कक्षा द्वारा घिरा क्षेत्रफल तो πr² होगा rn², तो rn की जगह पर क्या रखेंगे आप, rn की जगह पर होगा a0 n का स्क्वायर, तो इससे पाई इंटू a0 n² का होल स्क्वायर यानी पाई a0² n पावर 4 हो जाएगा, अर्थात an जो है यह n पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरह से अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल, तो अस्थायी कक्षाओं की जो त्रिज्याएं हैं rn, यह है ε0 h² π m e² इंटू n², ये हम लोग पढ़े हैं पीछे,
बोर की परिकल्पना से nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है क्या है, ln बराबर mvn/rn, यानी यह nh/2 होगा। तो इससे vn की वैल्यू मिल जाती है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से vn बराबर ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो nh/2m और rn के जगह पर ये वैल्यू रखेंगे ε0h² टाइम्स n स्क्वायर। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यह मिलकर के आएगा nh/2m πm²/ε0h² इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन अधिक है, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप आप जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो ये बराबर हो गया। यहां पर ये देख रहे हैं कि पाई से पाई कट जाएगा, m से m कट जाएगा, यहां एक n से n कट जाएगा, तो इस तरह से बचेगा e²/2ε0h इंटू 1/n। यह e²/2ε0h एक कांस्टेंट हो गया, अर्थात vn प्रोपोर्शनल 1/n। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट है कि n का मान बढ़ने पर v का मान घटता है, अर्थात नाभिक से जितना ही दूर इलेक्ट्रॉन होगा उसकी चाल उतनी ही कम होगी और नाभिक के जितने पास होगा उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी। अब हाइड्रोजन के लिए अगर हम कहें तो हाइड्रोजन के लिए n का मान 1, यानी पहली कक्षा के लिए, तो v1 बराबर e²/2ε0h अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो e 1.6 10⁻19 इसका स्क्वायर और 2 ε0 इंटू h, ε0 की वैल्यू हो गई 8.85 10⁻12 और h का मान हो गया 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड मिलता है v1 का मान। अर्थात हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के पास वाला एक इलेक्ट्रॉन, एक ही तो कक्षा होगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके जो घूमने की स्पीड है कक्षीय चाल वह 2.19 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की चाल से गति कर रहा। अब v1 और प्रकाश की चाल का अनुपात, v1 ये हो गया हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में जो चक्कर लगा रहा है और प्रकाश की चाल निर्वात में, इसका जो अनुपात होता है यह एक शुद्ध संख्या होगी। क्यों? क्योंकि दोनों वेग हैं, वेग का अनुपात एक प्योर नंबर मिलेगा जिसे सूक्ष्म संरचना नियतांक यानी फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं और इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा बराबर v1/c, अल्फा बराबर v1/c, v1 का मान 2.19 10⁻6 मीटर पर सेकेंड और c का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 1/137, यानी vn बराबर c/137 इंटू 1/n होगा। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति, तो vn बराबर rn ओमेगा, v बराबर r ओमेगा, ये पढ़े हुए हैं आप, तो vn बराबर rn और ओमेगा की जगह पर 2πfn, तो fn बराबर vn/2πrn। अब vn बराबर e²/2ε0h इंटू 1/n और rn बराबर ε0h² इंटू n स्क्वायर। अब इसका मान अगर हम यहां रख देते हैं तो fn का मान हमें प्राप्त होता है ये me⁴/4ε0² टाइम्स 1/n³। अब यहां पर ये वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, माने ये जो कांस्टेंट है तो इसका मान रख देंगे, तो ये fn बराबर 6.62 10⁻15/n³ हर्ट्ज प्राप्त होता है। यानी हाइड्रोजन परमाणु में fn प्रोपोर्शनल 1/n³, अतः आवर्तकाल Tn प्रोपोर्शनल n³ मिलेगा। अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? तो कक्षीय चाल के कारण गतिज ऊर्जा kn बराबर ये मिल जाएगा, इसी तरह स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी un बराबर। अब टोटल जो ऊर्जा होगी दोनों के सम के बराबर होगी, तो जब दोनों के सम के बराबर होगी तो kn का मान और un का मान रख देंगे, रखने के पश्चात इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इसका जो मान है यह ऋणात्मक मिलता है, तो जब यह ऋणात्मक मिलता है तो इसका मतलब हो गया कि इसी के कारण यह न्यूक्लियस से बद्ध रहता है। तो En बराबर ये मिलेगा -me⁴/8ε0h² 1/n।
तो इसमें आप ये देख रहे होंगे कि En इक्वल्स टू माइनस एम ई पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर टाइम्स 1 अपान एन स्क्वायर। ये वैल्यू जो है कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट का मतलब कि सभी वैल्यू यहाँ पर जो दिए गए पैरामीटर्स हैं सभी कांस्टेंट। तो En प्रोपोर्शनल 1 अपान एन स्क्वायर, अर्थात जो ऊर्जा होगी यह ऊर्जा जो है यह 1 अपान एन स्क्वायर के बराबर अनुपात में होगी। अर्थात n का मान अगर 1 रखते हैं, n का मान 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, तो जैसे जैसे n का मान जो है बढ़ते जाएगा ऊर्जा का मान ऋणात्मक और बढ़ता जाएगा। अब इस तरह से आप ये देख रहे होंगे कि यह अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ऊर्जा और Rn, मतलब कि एनर्जी और जो डिस्टेंस है Rn, इसके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस सिरे में हम दिखाएंगे पॉजिटिव और इधर दिखाएंगे नेगेटिव। ये 0 है, O है, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे नेगेटिव। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी के लिए है यह देखिए पॉजिटिव से ये इस तरह से घटते हुए आता है। और इसी तरह से ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं यह UN, यह जो है UN काइनेटिक एनर्जी और यह पोटेंशियल एनर्जी, तथा जो En आप देख रहे हैं सॉलिड लाइन, यह जो है क्या होती है, यह होती है टोटल ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी धनात्मक, पोटेंशियल एनर्जी ऋणात्मक, और जो टोटल ऊर्जा होती है यह टोटल ऊर्जा भी ऋणात्मक होती है। तो En बराबर माइनस एम ई पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब इंटू एच सी अपान एन स्क्वायर। जब ये वैल्यू आप रखोगे तो एम ई पावर 4 अपान ये जो टोटल वैल्यू है यह रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर होती है। इनको कैपिटल R एक वर्ड देते हैं, यानी यह रिडबर्ग के नाम पर है, तो यह एक रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से ये वैल्यू बन जाती है En बराबर माइनस आर एच सी अपान एन स्क्वायर, आर एच सी अपान एन स्क्वायर। और जो रिडबर्ग कांस्टेंट है इसका मान होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, यानी यह वेव नंबर की जो है इक्वलेंट हो जाता है। तो En बराबर माइनस आर एच सी अपान एन स्क्वायर। आर एच सी का मान जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। आर एच सी का मान जो है ये कैलकुलेट करने पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। रिडबर्ग जो है ऊर्जा का एक मात्रक है, रिडबर्ग जो है ऊर्जा का एक मात्रक है। एक रिडबर्ग बराबर होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए En बराबर माइनस 13.6 अपान एन स्क्वायर EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी परमाणु के लिए अगर हम इस ऊर्जा के लिए सूत्र देखते हैं तो En बराबर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर EV। अब हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 हो जाता है, इसलिए माइनस 13.6 अपान एन स्क्वायर। और अगर कोई दूसरा परमाणु है जैसे हीलियम है तो हीलियम के लिए अब जेड का मान आप यहां पर 2 रख लेंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए फिर जो है आप जेड का मान यहां पर 7 रख लेंगे, तो यह अलग परमाणुओं के लिए मिल जाएगा। उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य, मतलब कि जो विकिरण होगा यानी यहां पर जो उत्सर्जित विकिरण होगा उसकी क्या तरंग दैर्ध्य होगी। तो उत्सर्जन संक्रमण में यदि इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में कूदता है, N2 से N1 में अगर जंप करता है तो डेल्टा E बराबर EN2 माइनस EN1 और EN2 माइनस RH अपान N2 स्क्वायर और EN1 माइनस RH अपान N1 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस RH अपान N2 स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस RH अपान N1 स्क्वायर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो प्लस वाला टर्म पहले लिख देते हैं, माइनस वाला टर्म बाद में। तो RH अपान N1 स्क्वायर माइनस RH अपान N2 स्क्वायर, RH कॉमन ले लिया तो 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। अब HC ये RHC है तो RHC 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। डेल्टा E की जगह पर हम HC अपान लैम्डा लिख सकते हैं। अब 1 अपान लैम्डा इक्वल्स टू HC दोनों तरफ से कट जाएगा
तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू कैपिटल R 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब ये 1 अपॉन लैम्डा जो है इसको कहते हैं तरंग संख्या, वेव नंबर, और इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से न्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्डा टाइम्स, यानी 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू R टाइम्स 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब इस फार्मूले में n2 का मान यानी n1 बड़ा होगा और n2 छोटा होगा, या n1 बड़ा होगा n2 छोटा होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि n2 से अगर n1 में कूदता है, n2 से n1 में कूदता है, तो इसका मतलब है कि 2 से 1 में आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है, तो n2 का मान क्या होगा? बड़ा होगा। n2 का मान जो है वो बड़ा होगा। अगर n1 2 है, n1 जो है अगर 2 है, तो ये 3 4 5 इस तरह से आएगा ये नंबर जो है।